Hi, hello, good morning, students. How are you all and how is your health? So just let me confirm it. My voice and video is clear to you all. So okay, again, hello everyone. I am Akansha Mathur, your UGC Net Home Science mentor. Welcome you all in my class. So today is Tuesday and our class is on app and the timing of the app is 10 AM और वहीं आपकी यूट्यूब पे भी आपकी 10 AM पे ही क्लास होती है बट ये क्लास होती है आपकी फ्राइडे और सैटरडे को जहाँ पे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड समटाइम्स पीवाईक्यूज की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑलराइट सो आज के जो हम लोग क्लास में कवर अप करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके मैं बोलूँ तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अगर क्वेश्चंस बनते हैं ना तो इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आपका है फूड सर्विस मैनेजमेंट फूड सर्विस मैनेजमेंट में आप ये मान के चलिए कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप किस क्वेश्चन को लें, किस टॉपिक को कवर अप करें, किस टॉपिक को ना कवर अप करें। आज हम आपके लिए एक प्लान स्टडी लेकर आए हैं जहाँ पे हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे और अपनी ये जो जीआरएफ की जो जर्नी है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, है ना? So without further any delay, let's we start our today class. Before starting the let me clear you about the application. आप फिल अ फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा ग्रुप पे आप इसको फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स दी जाती हैं आपको क्योंकि आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चल सके कि कब कहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग यूजीसी नेट बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑलराइट जहाँ पे आपके दिसंबर वाले बैच की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं फर्स्ट पेपर आपको मिल जाता है 1999 में वहीं सेकंड पेपर भी आपको मिल जाता है 1999 में और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ पेपर देन यू विल गेट ओनली ऑन इन 2999 जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे सारी लाइव क्लासेस मिलेंगे 10,000 एमसीक्यूज मिलेंगे और हर नोट्स का आपको पीडीएफ भी मिलेगा विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू यू क्योंकि आपके लिए अगर आपको एक प्रिपेयर्ड वे में प्लान स्टडी करनी है तो वहाँ आपके लिए सब कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतना रीजनेबल प्राइस में मैंने कहीं भी इतना लोएस्ट प्राइस नहीं देखा है जहाँ आपको सिर्फ मिनिमम प्राइस आपको पे करना है एंड यू विल गेट योर ड्रीम जॉब do you imagine? So it's a very great opportunity to you all. So don't be late, just share it with your friends who want to really clear the journey of GRF. So just share with them and enhance your knowledge and just get the chance to clear the UGC NET exam. है ना इसके बारे में तो मैं अगर ना ही बोलूँ वही बहुत अच्छा क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंट अपने आप में पता है कि कहाँ जाके जब ये ड्रीम फुलफिल हो जाता ना तो फिर उसके बाद जो एक खुशी होती है वो जो हैप्पीनेस होती है उसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो वो सिर्फ यू कैन फील दैट हैप्पीनेस यू कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स गुड मॉर्निंग राखी जी ठीक है और आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप कोई भी कोर्स परचेज करो कूपन कोड यूज करना मत भूला करो क्योंकि ये कूपन कोड क्या है आपकी हेल्प करता है एक तरीके से अमाउंट को रिड्यूस करने में सो इट इज बेनिफिशियल टू यू ऑल ओके स्माइल कहाँ है भाई आपकी मुझे स्माइल नजर नहीं आती क्या बात है मुझे बोलना पड़ता है स्माइल के लिए अब तो आप लोगों को मेरे साथ फेमिलियर हो जाना चाहिए
अब तो ऐसा कुछ वो भी नहीं है ना कि हाँ कोई न्यू मैम हूँ मैं आपके लिए, या फिर कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले 5 मिनट मैं आपको दे रही हूँ। ओके, सो प्लीज टेक केयर एवरीवन, क्योंकि अभी ये जो आप लोग देख रहे हो ये वायरल चल रहा है भाई, आई फ्लू चल रहा है। तो अपना प्लीज ध्यान रखो, टेक केयर योरसेल्फ। बार बार अपने हाथों को ना आंखों पे टच मत करना, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आपकी बैक्टीरिया, गुड मॉर्निंग रेशु, गुड मॉर्निंग अंजू, इससे क्या होता है कि आपकी आंखों पे ना बैक्टीरिया जाता है, क्योंकि आपके हैंड्स पे ऑब्वियसली बात है कि जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स आपकी आंख पे जैसे ही कांटेक्ट में जाते हैं ना, वो फिर एक तरीके से इन्फेक्शन जो है वो आ जाता है। तो उस इन्फेक्शन की वजह से क्या है, आपकी आंखों पे ये आई फ्लू की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सो प्लीज टेक केयर योरसेल्फ, क्योंकि आपको स्टडी करनी है। अगर आप ही ठीक नहीं रहोगे, आपका मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो कैसे स्टडी कर पाओगे, है ना। सो प्लीज टेक केयर एवरीवन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार। आपकी आंखें हैं यार जो आपको सब कुछ दिखाती हैं। आप एक तरीके से देखो, दो चीजों से आप सारी चीजें फील करते हो। वन थिंग इज with your eyes and second thing is with your hands, है ना। ये दो चीजें हैं जो आपको एक सेंस देती हैं। आप देख के बहुत सारी चीजें समझ जाते हो और टच करके बहुत सारी चीजें समझ जाते हो, है ना। एक तरीके से ये पेन रिलीफ होती है ना। तो प्लीज टेक केयर योर सेल्फ। आई वॉन्ट टू बी अ गुड हेल्थ ऑफ यू, है ना। तो चलो मैं 5 मिनट आप लोगों को दे रही हूँ कल वाली क्लास के रिगार्डिंग, या फिर अभी तक जो भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप लोगों को, अगर है तो वो मुझसे शेयर कर लो, अदरवाइज हम लोग फिर ये आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास में थोड़ा यार चीयर अप रहा करो, ऐसे रहते हो जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्लास है ये, कि पता नहीं क्या होगा। किसी बात का गम है क्या आप लोगों को, बताओ। हाँ तो पूछिए भाई, क्या डाउट है। गुड मॉर्निंग हेमा जी। आई एम सो हैप्पी, आज तो मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एवरीवन। हाँ पूछिए राखी जी, क्या डाउट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड। अच्छा, जो कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था। आप ट्रायंगल टेस्ट, डुओ ट्रायंगल टेस्ट, इन सब की बात कर रहे हो क्या। मॉक टेस्ट के लिए। ओके ओके, हाँ देखो मैं अभी बता रही हूँ। देखो कल जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, वो बेसिकली दो तरीके का होता है आपका। हम लोग जब भी किसी रेशो जी, मैं आपका भी अभी बताऊंगी, 2 मिनट रुको। देखो क्या होता है कि हम अगर किसी भी फूड फैक्ट्री में जा रहे हैं ना, अगर वहां पे हम लोग कोई भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दो तरीके से वैल्यूएशन करते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्टिव और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये दो हमने पढ़े थे। सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, सेंसेस का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव में हम सेंस प्लस इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों का यूज करते हैं। लेकिन इसके मेथड अलग अलग होते हैं। किस तरीके से, अगर हम लोग सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन मेथड होता है एक। डिस्क्रिमिनेशन मेथड में भी आपके अदर क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, जैसे कि ट्राइंगल टेस्ट। ट्राइंगल टेस्ट में क्या होता है, सपोज करो आपके पास में 3 सैंपल हैं, ठीक है। ये 3 सैंपल हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, पहले ट्राइंगल टेस्ट में आप क्या करोगे, इन तीनों में से आप किसी को भी टेस्ट कर सकते हो, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, आप किसी को भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट करने के बाद में आपको इन तीनों में से जिसका टेस्ट सेम लगे, आपको उस कैटेगरी में रखना है। जैसे सपोज करो मुझे ए का और सी का मुझे टेस्ट अच्छा लगा, मैंने जब टेस्ट किया, तीनों को टेस्ट किया, तो मुझे ए वाले का और सी वाले का दोनों का टेस्ट क्या है, मुझे सेम लगा, तो मैंने इनको एक लाइन में रख दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
अब क्या है, मेरा सिर्फ बी वाला बच गया क्योंकि इसका टेस्ट डिफरेंट था, तो ये मैंने सेंटर में रख दिया बिकॉज इट इज अ डिफरेंट टेस्ट। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से ट्रायंगल बन गया। ये जो पैरेलल लाइन जो आ रही है ना, ये जो पैरेलल लाइन आ रही है मीन्स ये सेम टेस्ट है आपका। अब ये जो यहाँ पे जो लाइन आ रही है ना, ये डायगनल हल्की से जो लाइन आ रही है, तो ये डिफरेंट बताती है आप लोगों को, ये भी इससे डिफरेंट है। बस ये जो पैरेलल लाइन होती है वो आपको सेम बताती है। अब यहाँ पे क्या था, वैसे तो ये ए और सी थे, लेकिन क्या है, इन दोनों का अगर टेस्ट सेम था तो मैंने इसको भी ए कर दिया और इसको भी ए कर दिया और इसको मैंने बी कर दिया। तो ये आपका ट्राइंगल टेस्ट में हो जाता है। एक होता है आपका डुओ टेस्ट, है ना। डुओ टेस्ट में क्या होता है, अगेन हमारे पास में 3 ही सैंपल होते हैं। 3 या मैंने तो मिनिमम 3 लिए हैं, आप कितने भी ले सकते हो, उसी के बेसिस पे आपका बनता जाता है। अब सपोज करो मैं जज हूं और मुझे टेस्ट करना है, तो अगेन मेरे पास में 3 सैंपल हैं। 3 सैंपल में से अब मैं क्या करूंगी कि मैं इन तीनों में से ना सिर्फ ए वाले को मैंने सैंपल साइज मान लिया। सैंपल साइज मीन्स कि मैं जो ये वाला टेस्ट होगा ना, मुझे इसी से ही मैच करना है, चाहे ये हो या ये हो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन नहीं लिया था। जैसे कि सपोज करो आप जब रिसर्च करते हो, उसके थोड़ा एग्जांपल देती हूँ। आपके पास मान लो कि 3 तरीके की दालें हैं, ठीक है। एक दाल है मूंग दाल और एक दाल है मसूर दाल। मसूर दाल ये आपकी छिलके वाली है और एक मसूर दाल है आपकी बिना छिलके वाली। तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे समझो कि एक तो मेरे पास मूंग दाल है, इस एक सैंपल में मूंग दाल है, इसमें मेरी मसूर दाल छिलकी है, इसमें मेरी मसूर दाल बिना छिलके वाली है। तो अब मैंने क्या कर लिया कि मैंने ना इसको सिर्फ सैंपल लिया कि अब मुझे इसके बेसिस पे टेस्ट करना है कि कौन कौन सी दाल सेम है। क्या ये वाला जो मैंने सैंपल लिया है, अब मुझे इसी के बेसिस पे सारी चीजें टेस्ट करनी है। अब मैंने मूंग दाल टेस्ट की, ठीक है, मुझे समझ आ गई ये मूंग दाल। अब जो मेरे पास बाकी के जो 2 सैंपल है ना, मैं इनमें खोजने की कोशिश करूंगी कि मूंग दाल है या नहीं है। तो मैंने इस वाले को सेकंड वाले को टेस्ट किया, मुझे नहीं लगी वो। अगेन मैंने थर्ड वाले को टेस्ट किया, वो भी नहीं लगी, लेकिन मुझे ये और ये दोनों मुझे सेम लगी। तो यहाँ पे क्या है, ये डुओ हो गया। देखो ट्रायंगुलर और डुओ टेस्ट में डिफरेंस सिर्फ हल्का सा होता है। ट्रायंगुलर में हम लोग किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डुओ में क्या हो जाता है, हम पहले ही किसी एक सैंपल को रख लेते हैं और उसी के मैचिंग का हम लोग दूसरा ढूंढते हैं। लेकिन ट्रायंगुलर में हमारी चॉइस है, हम किसी को भी उठा सकते हैं, बट डुओ में हमारे पास एक सैंपल होता है। सैंपल अगेन आपको एक एग्जांपल दूं, अगर ये नहीं समझ आया हो। सपोज करो कि आपको मार्केट में लेने के लिए जाना है, मटर लेने के लिए जानी है। आपके पास में सैंपल है, जो सूखी हुई मटर होती है ना, वो हरी वाली सूखी हुई मटर है। अब आप दुकान पे गए, शॉप पे गए, अब वहां पे आपने उसको बोल दिया कि भैया मुझे ये वाली मटर दे दो। तो उसने सैंपल देखा, सैंपल देके उसने क्या किया कि सेम मटर आपको ला के दी, है ना। तो वहां पे क्या होगी कि एग्जैक्टली जो चीज आप चाह रहे थे वही चीज आपको मिल गई, यानी कि पेयर आपको मिल गया। या फिर आप कई बार ऐसा कुछ हो जाता है ना कि आप सपोज करो कोई आर्टिकल बना रहे हो या फिर कोई फूड बना रहे हो, तो उस फूड में आपको क्या है कि शायद मैदा कम पड़ गया या फिर कोई चीज कम पड़ गई, तो आप सेम चीज लेने के लिए जाते हो कि नहीं जाते हो मार्केट। तो वहां पे आप वो पेयर रखते हो, सेम चीज आपको मिलनी चाहिए। लेकिन ट्रायंगुलर में क्या हो जाता है कि 2 चीज तो आपके पास सेम है लेकिन एक आपके पास डिफरेंट जा रही है। ये आपका टेस्ट होता है। और एक था आपका पेयर टेस्ट। डुओ टेस्ट में क्या होता है कि आप 2 बार टेस्ट कर लेते हो और आपको आपका सैंपल मिल जाता है, ठीक है। डुओ टेस्ट सिंपली ये होता है। ट्रायंगुलर टेस्ट में क्या हो जाता है कि आपको तीनों को टेस्ट करना पड़ता है एक एक बारी। ये डिफरेंट समझ के रखना। हाँ, टेस्ट 3 टाइम्स। बट डुओ टेस्ट में क्या है, अगर आप तीनों को भी टेस्ट नहीं करोगे ना, सिर्फ 2 को ही टेस्ट करोगे, तब भी आपको आपका सैंपल है वो मिल जाएगा। लेकिन ट्रायंगुलर में ऐसा नहीं होता है। ट्रायंगुलर में आपको तीनों को ही टेस्ट करना पड़ता है। क्या पता तीनों ही सेम टेस्ट के हो, क्या पता तीनों ही डिफरेंट टेस्ट के हों,
तो इसीलिए आपको तीनों को टेस्ट करना पड़ता है। पेयर टेस्ट में क्या होता है कि आपको सिंपली पेयर बनाना होता है। पेयर इन द सेंस यहाँ पे कंपैरिजन आपको करना होता है कि सबसे बेस्ट कौन सा था और गुड कौन सा था और फेयर कौन सा था। ठीक है, ये होते हैं आपके सब्जेक्टिव। फिर इसके बाद में एक होता है आपका रेटिंग, है ना। रेटिंग हमने दो तरीके से पढ़ी थी, एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में सिंपली हम लोग अगर अच्छा होता है तो 5 रेटिंग कर देते हैं, बुरा होता है तो 1 कर देते हैं। एक होता है हाइडोनिक, हाइडोनिक में क्या है, हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। ये टेस्ट थे आपके, बताओ समझ में आया या फिर अगेन फिर से समझाऊं। राखी जी क्लियर है? एक बार कंफर्म तो कर दो भाई कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर हम अपनी आज की क्लास भी स्टार्ट करनी है। ओके ओके, ठीक है। पक्का ना, अगर नहीं आए तो फिर दोबारा से पूछ लेना मुझे, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। पेयर समझा दूं, देखो पेयर टेस्ट में ना हम क्या करते हैं, पेयर टेस्ट का जो पार्ट होता है ना वो कंपैरिजन एक तरीके से होता है। कंपैरिजन होता है जहां पे हमारे पास ये जो 3 सैंपल थे ना, इसमें से हम हाँ कंपेयर करते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है, फिर उससे थोड़ा कम अच्छा कौन सा है, फिर बहुत कम अच्छा कौन सा है। वो हमारा पेयर टेस्ट के अंतर आ जाता है, जहां पे हम कंपेयर करते हैं एक चीजों को। ठीक है, अगर बेस्ट और बेटर है तो उसको हम एक कैटेगरी में डाल देंगे, अगर फेयर है और नो टेस्ट है तो उसको हम एक कैटेगरी में डाल देंगे। वो होता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट और पेयर टेस्ट आप कह सकते हो। ठीक है, रेशु जी आपका, आप मॉक टेस्ट का पूछ रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, ये जो ऐप पे हैं वो ओपन नहीं हो रहे हैं क्या? ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। देखो आप जाओगे ना, आप अपने कोर्स में जाओगे ना, तो कोर्स में जाते ही आपको पेपर 2 दिखेगा, तो पेपर 2 पे क्लिक करोगे तो वहां मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। वो मॉक टेस्ट ओपन नहीं हो रहे हैं क्या? ऐसा क्यों इशू आ रहा है? ऐसा तो नहीं आना चाहिए कोई भी इशू। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको ओपन होने में? आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, एक बार मुझे बताओ, फिर मैं बताती हूँ कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। तो ही टेस्ट है, चलो मैं बात करती हूँ, मैं और अपलोड करवाती हूँ उसमें, वरना अगर ऐसा है तो। चलो मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं बात करूंगी अभी, अपलोड करवा दूंगी। देखो आपके पास में राखी जी, आप एमसीक्यू सॉल्व करना चाह रहे हो ना, तो एक तो मैंने आपको वो एप्लीकेशन बताया था, आप उस ऐप से भी सॉल्व कर सकते हो, वो मॉक टेस्ट है। और दूसरा आप पीवाईक्यू लो, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनको लो, उनको लेके आप आंसर की को लो, जो फाइनल आंसर की है उससे अपना आंसर मैच करो। अगर हो रहा है तो उस तरीके से सॉल्व करो, अगर जो आपने आंसर लगाया, देखो आप ये पीवाई क्यू है वो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। ठीक है, या फिर मैंने आपको बुक भी बता रखी है जिसके लिए आप अध्ययन वार ले सकते हो।
या फिर आप उपकार की ले सकते हो, या फिर आप अरिहंत की ले सकते हो, जिसकी भी आपको समझ आए आप उसकी ले सकते हो। कल वाला ऐप था नेशनल टेस्ट अभ्यास। रुको दूसरे पेन से लेती हूँ मैं इसे। यहाँ लिख दे रही हूँ, देख लेना। ठीक है, हाँ। और वहां पे अगर कोई डाउट रहा करे ना तो आप मुझसे पूछ लिया करना क्लास में, क्योंकि अब देखो आपको ना, आपको अपना ये जो थोड़ा एंगेजमेंट लाना होगा। आप जितना पूछोगे उतना ज्यादा क्लियर रहेगा, उतने ज्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे और उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। तो आप जहां कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, कुछ भी डाउट आ रहा है, मैं सॉल्व कर पाऊंगी तो डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, चलिए आज की थोड़ा क्लास कर लेते हैं। देखो फूड सर्विस क्या है, कि बेसिकली जो हमारा फूड सर्विस होता है ना, कल हमने पढ़ लिया था कि हमारा जो फूड होता है उसका वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। फूड सर्विस क्या है कि सपोज करो हमें, जो हमारे पास में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो उस बड़ी फैक्ट्री में हमें क्या करना है कि अब हमें जो प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हमारा फूड प्रिपेयर होता है, वो सारी बात कही गई है कि किस तरीके से कहाँ से फूड आता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है ना, किस तरीके से वो मेन्यू डिसाइड होता है, मेन्यू डिसाइड होने के बाद में किस तरीके से उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सारी चीजें आपकी फूड सर्विस के अंदर आएंगी। ठीक है, ओके। तो वहां पे आपको देखना है कि अभी तक आप ये चीजें होती क्या हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे ना, अगर जैसे सपोज करो आप, देखो अपने माइंड में ना वो वाला एक कॉन्सेप्ट लेके चलो कि जो आप फूड में जो प्रैक्टिकल करते थे ना, तो वहां पे आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर कोई भी चीज हमें अप्रूवल करानी है तो हमें वो एक फॉर्मल प्रोस्पेक्टर हमें दिखाना होता है। फॉर्मल प्रोस्पेक्टर पे क्या होता है कि फॉर्मल प्रोस्पेक्टर में आपको सारी चीजें लिखनी होती हैं। एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन अ डिटेल फॉर्म। कि जैसे सपोज करो कि आपको क्या क्या फूड चाहिए, है ना, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या आपका आर्किटेक्चर रहेगा, क्या आपका स्ट्रक्चर रहेगा, कहाँ आपकी किचन रहेगी, है ना, एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीजें, आपकी क्या टाइम रहेगा, लेबर कॉस्ट क्या रहेगी, यानी कि सब चीज, छोटी से छोटी चीज आपके एक प्रोस्पेक्टर में आती है, जहां पे आप पूरा प्रपोज्ड वर्क लिखते हो। जिस तरीके से आप रिसर्च करते हो ना, रिसर्च में आप सारी चीज लिखते हो ना, कि आपने ये टॉपिक कहाँ से लिया, किस तरीके से आपने इस रिसर्च को काम करना शुरू किया, है ना। इन दी सेम वे अगर आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको सारी चीजें एक रिटन फॉर्म में लिखनी होती हैं, है ना। या फिर आप जब भी, आप कैसे होता था ना कि आप अपने स्कूल के लिए कोई भी एप्लीकेशन लिखते थे, तो एप्लीकेशन में आप हर एक चीज बताते कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप स्कूल नहीं आ रहे तो क्यों स्कूल नहीं आ रहे हो, कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो गई है आपको, कब से हो रही है और कब तक छुट्टियां चाहिए, वो सारी चीजें आप लिखते थे। इन दी सेम वे फूड प्रोसेस में हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग में क्या है, हमें एक फॉर्मल प्लानिंग करनी होती है। अब ये तो नहीं है ना कि हम लोग सिर्फ नॉर्मली हम अपनी किचन में काम कर रहे हैं, नहीं। अगर हमें कोई भी फूड मार्केट खोलना है, अपनी कोई भी कंपनी खोलनी है फूड को लेके, तो वहां पे हमें सारी चीजें क्या है, एक डिटेल में हमें लिखनी होती है, एक प्रपोजल देना होता है। आप लोगों ने देखा है ना कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हो तो आप एक पैम्पलेट बनाते हो, है ना, या फिर पोस्टर बनाते हो, तो उसमें आप हर चीज लिखते हो, कंपनी का नाम लिखते हो, क्या क्या स्पेशलिटी है वो सारी चीजें लिखते हो, हर चीज, और एड्रेस क्या है इसका,
क्या क्या बेनिफिट्स आपको इससे मिलने वाले हैं, एवरीथिंग यू राइट इन अ पंपलेट। तो इन दी सेम वे फूड सर्विस में भी यही होता है कि जब आप एक प्लानिंग करते हो तो उस प्लानिंग में आपको हर चीज लिखनी होती है कि कहाँ से क्या फूड आएगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी आपको किचन की जरूरत होगी, कितने इक्विपमेंट की जरूरत होगी, क्या क्या फूड आप बनाने वाले हो, क्या क्या टाइम आपका कंज्यूम होने वाला है, कितना लेबर चार्ज रहने वाला है, हर चीज आपको डिटेल में लिखनी होती है। वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयरिंग अ प्लानिंग गार्ड। ओके। ये मैंने ना उसके लिए बताया कि अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना तो उसके लिए एक ऐप है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ओके। हाँ जी, बस आप लोगों का ये प्यार ही मुझे मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 3 अगस्त से कौन से एग्जाम है भाई आपके कॉलेज के? ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से फोड़ के आना यार, सब कुछ। है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या है प्लानिंग करते हैं जहाँ पे सारी चीज हमारे पास क्या एक रिटन फॉर्म में होती है ना। ओके, लास्ट सेमेस्टर है ये आपका। चलो, इट्स अ वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। इस बार लास्ट सेमेस्टर में भी आपको क्लियर करना है बहुत अच्छे मार्क्सों से, एंड माई ब्लेसिंग इज विद यू। फिर तो आप आराम से क्लासेस अटेंड कर लिया करोगे। हाँ, चलिए। अब हम लोग देख लेते हैं जिसको आपका क्या है प्रोस्पेक्टर है, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या एक प्रोस्पेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। अगर कोई भी चीज हमारे पास रिटन फॉर्म में है तो वो हमारा प्रोस्पेक्टर कहलाता है कि नहीं कहलाता है ना। जैसे सपोज करो आप लोग एडमिशन के लिए जाते हो किसी स्कूल में या कॉलेज में। ओके ओके। है ना, तो वहां जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि जो भी एडमिशन डिपार्टमेंट होते हैं, ऑफिस डिपार्टमेंट होते हैं, वो आपको क्या है एक प्रोस्पेक्टर पकड़ा देते हैं कि इसमें हमारी सब कुछ लिखी हुई है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या टाइमिंग रहने वाली है, क्या ड्रेस रहने वाली है ना, किस क्लास को कितना वेटेज मिलने वाला है, सब कुछ उस प्रोस्पेक्टर में लिखा होता है। बताओ, मिला है आपको कभी प्रोस्पेक्टर? बताइए।
है ना। तो इसी तरीके से आपका फूड प्रोस्पेक्टर भी होता है जहाँ पे आपको हर चीज लिखी होती है। लेकिन प्रोस्पेक्टर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो कि पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है रेशनल पार्ट्स। रेशनल पार्ट्स वो पार्ट होता है जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा होता है, उसके गोल्स लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, उसकी पॉलिसीज लिखी होती हैं और किस तरीके से वो काम करेगा, क्या क्या उसके स्टेप्स रहने वाले हैं, वो चीजें लिखी रहती हैं। जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक डाइट बना रही हूँ, ठीक है, मैं एक सेंटर खोल रही हूँ जहाँ पे मेरा सेंटर रहने वाला है एक तरीके से डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक हेल्थ, है ना। ये मेरा प्रोस्पेक्टर है। ये मेरा क्या है, डायबिटिक हेल्थ क्या है, मेरा टाइटल हो गया, प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया। अब इसका गोल क्या रहेगा, मेरा गोल ये रहेगा कि जिस जिस लोगों को डायबिटीज है उनकी डायबिटीज में उनको रिलीफ मिल सके, है ना। मेरा ये रिलीफ है, मेरा सिर्फ एक सिंपल सा गोल है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी हर चीज को खा सके और एंजॉय और हेल्दी लाइफ को जी सके। ऑब्जेक्टिव अब मेरे क्या क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट रखना है, डायबिटिक वालों से, मुझे उनकी डाइट पे ध्यान देना है, उनका वेट गेन नहीं होना चाहिए। ये जितने भी एस्पेक्ट रहते हैं आपके डायबिटीज के वो वाले आ जाएंगे। पॉलिसीज क्या रहेंगी, पॉलिसीज ये रहेंगी कि अगर आपकी डायबिटीज ठीक हो जाती है तो आप हमारी कंपनी के एक स्पेशल मेंबर बन जाएंगे। रेगुलर अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप हमारी कंपनी के स्पेशल कस्टमर बन जाएंगे। तो ये क्या है, आपकी पॉलिसीज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीज करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप करने होंगे कि आपको हमारे क्लिनिक आना पड़ेगा, क्लिनिक आके अपने टेस्ट कराने होंगे, टेस्ट कराने के बाद में हम आपकी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बेसिस पे आपको हम अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने ये जो मेरा प्रोस्पेक्टर था मैंने उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी ना। तो इसी तरीके से आपका फूड का भी होता है। अगर आप किसी फूड को प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर कोई फूड बना रहे हो, तो वहां पे आपको एक प्रोस्पेक्टर रखना होता है, जिसमें प्रोस्पेक्टर में जो सबसे पहला जो पार्ट होता है ना, वो आपका रेशनल पार्ट कहलाता है, जिसमें आपकी क्या चीजें आ जाती हैं कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या रहने वाला है, आप क्यों ये काम करना चाहते हो, किन किन मुद्दों पे लेके आप ये काम करना चाहते हो, क्या आपकी योजनाएं रहेंगी और किस तरीके से आप काम करोगे। अंडरस्टूड। है ना। तो ये आपके प्रोस्पेक्टर के पार्ट्स रहते हैं। सेकंड जो आपका पार्ट रहता है वो रहता है फिजिकल एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जहां पे आप ये सारा काम करोगे वो जगह कहाँ है, किस तरीके से आप उसको डिजाइन करोगे। सिंपल इस तरीके से समझो, फिजिकल यानी कि जो आपको दिखाई दे रही है। मैंने बोला है ना, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल में डिफरेंस ये होता है कि यू कैन सी विद योर आईज, इट इज अ एक्सटर्नल पार्ट एंड फिजियोलॉजिकल इज अ इंटरनल पार्ट। इन द सेम वे फिजिकल क्या है कि आपका आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, अगर आप अपना फूड भी सर्व करोगे तो कहाँ जाके सर्व करोगे, काउंटर कहाँ रहने वाला है और लोग कहाँ आके बैठने वाले हैं, है ना, कहाँ से लोग ऑर्डर करेंगे, कहाँ पे लोग पे करेंगे, तो ये सारी चीजें आपका आएंगी। ठीक है। और ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती है जहां पे आपको है pertaining टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द मेन्यू, मीन्स कि जहां पे एक तरीके से आप किचन कह सकते हो। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक जहां पे आपके ये सारे काम होंगे, आपका कोई भी फूड है ना वो आप प्रिपेयर करोगे तो कहाँ वो प्रिपेयर करोगे, वो आपका ऑपरेशनल वाला पार्ट होता है। समझे। यस, फिजियोलॉजिकल इंटरनल और फिजिकल एक्सटर्नल, ये आपका हर एस्पेक्ट में काम आएगा। आप किसी भी एस्पेक्ट में इसको ले सकते हो। एवरी एस्पेक्ट इट इज हेल्प टू यू। देखो ये छोटी छोटी ट्रिक हैं जो मैं बोलते बोलते बता देती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता है ना। तो ये बस नोट डाउन कर लिया करो। थर्ड जो पार्ट आपका रहता है ना, वो थर्ड पार्ट रहता है आपका रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में ये रहता है कि आप
मैंने यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया, जैसे सपोज करो मैं कोई क्लिनिक चला रही हूँ, ठीक है, डायबिटिक क्लिनिक चला रही हूँ। तो अब मैं डायबिटिक क्लिनिक चला रही हूँ तो उसके लिए मुझे लाइसेंस भी चाहिए गवर्नमेंट से, है ना। गवर्नमेंट से लाइसेंस भी चाहिए, क्यों? क्योंकि सपोज करो अगर कोई मेरे पास आ गया और बाई चांस कोई पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो वो तो मेरे मुझसे आके लड़ाई दंगा करने लग जाएगा ना भाई, कि अरे आपने तो गारंटी ली थी लेकिन हमारी डायबिटीज तो ठीक ही नहीं हुई है, आपने क्या हमें आ, एक मिनट। ये आपकी हिंदी भाई शारीरिक ही रहती है। फिजियोलॉजिकल की हिंदी आपकी शारीरिक ही रहेगी, हिंदी में शारीरिक ही रहती है, क्योंकि फिजिकल का मतलब शारीरिक ही होता है ना। बस आप इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, आंतरिक शारीरिक और बाहरी शारीरिक। इंटरनल माने आंतरिक और एक्सटर्नल माने बाहरी, ठीक है। इंटरनल मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल बाहरी, ठीक है। हाँ, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आपके पास में एक लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कोई भी संस्थान चला रहे हो तो उस संस्थान को चलाने के लिए आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। आपको लॉ सारे पता होने चाहिए, कायदे कानून से आप कोई चीज चला रहे हो, ठीक है। मानसिकता से क्या होता है भाई? नहीं नहीं, हाँ वो आपका कॉग्निटिव वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है मानसिक में। तो ये वाला पार्ट हम लोग जब सीडी वाला पार्ट आएगा ना, हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको फूड में कनेक्ट करोगे तो फूड में ये आपके फूड चॉइस को इफेक्ट करता है, क्योंकि आपके जो बिहेवियर है ना वो खाने को प्रभावित करते हैं। आपका मन नहीं है आज कद्दू खाने का, आपका मन है कुछ और खाने का, तो ये आपके थोड़ा बिहेवियर है जो आपकी फूड चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कोई भी रोल नहीं है आपका मानसिक फैक्टर का फूड में, ठीक है। अभी हम लोग फूड सर्विस पढ़ रहे हैं, तो इससे भटको मत, सिर्फ एक स्टोरी की तरह आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना सारी चीजों को तो आपको समझ आएगा, है ना। तो हम लोग फूड सर्विस पढ़ रहे हैं, मेरे पास में एक क्लिनिक है। उस क्लिनिक को चलाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरे पास में क्या थे, कि मैंने बताया कि मैं क्या क्या यहाँ पे करने वाली हूँ। मैंने सारा प्रोसीजर समझाया, सारी प्लानिंग समझाई। सारी प्लानिंग समझाने के बाद में मेरे पास मैंने एक प्रोस्पेक्टर बनाया, ठीक है। अभी ये जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं ना, हम लोग प्रोस्पेक्टर में क्या क्या हेडिंग लिखी होती है, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं वो चीजें पढ़ रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो था हमारा रेशनल पार्ट, जहाँ पे हम अपना टाइटल लिखते हैं, क्या क्या गोल्स रहने वाले हैं। दूसरा लिखते हैं हम लोग फिजिकल और ऑपरेशनल, जहाँ पे हम बताते हैं, एक इमेज लगाते हैं कि जो मेरा क्लिनिक होगा उसकी डिजाइन ये रहेगी, ठीक है। फिर आता हमारा रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में कि मैंने लाइसेंस कहाँ से लिया है, ठीक है। द प्लानिंग टीम में क्या आता है कि मेरे पास में कौन कौन सी टीम रहेगी, मेरे साथ जो लोग काम करेंगे वो कौन कौन रहने वाला है। जैसे सपोज करो अगर कोई पेपर वर्क है तो उसको कौन अप्रूवल करेगा। ऑब्वियसली ओनर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास में सारी अथॉरिटी होती है सारा पैसा खर्च करने की। लेकिन मेरे पास में फूड सर्विस मैनेजर अलग है, आर्किटेक्ट अलग है ना, फूड डिलीवरी वाला अलग है, कॉन्ट्रैक्टर अलग है ना, और जो सप्लाई करता है माल वो अलग है। तो ये सारी चीजें मुझे वहां पे लिखनी होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती हैं। और अदर मेरे पास कोई अगर कोई दूसरी टीम है तो मुझे उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? बताओ।
ठीक है। फिर आ जाता हमारा मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट सर्वे में हम लोग जो भी हमारी फूड यूनिट होती है ना, वो हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जैसे सपोज करो मैंने डायबिटिक क्लिनिक खोला है ना, तो डायबिटिक क्लिनिक के लिए क्या है, मैंने सर्वे किया। मैं अब टेस्ट करूंगी कि जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है, क्या उस ट्रीटमेंट से लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो और लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमारा मार्केट सर्वे कहलाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरी क्लास ले रहे हो, ठीक है, आप मेरी क्लास ले रहे हो, तो मैं देखूंगी कि क्या मेरी क्लास से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आप मेरी क्लास के बारे में और लोगों को बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। अगर बता रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा है ना। लेकिन वहीं आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आप दूसरों को रिकमेंड नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है ना। तो वो हमारा सर्वे कहलाता है, जहां पे हम ओपिनियन जानते हैं लोगों का। अंडरस्टूड भाई। ओके। अब फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा आइडेंटिफाइंग क्लाइंटाइल। यानी कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, कि हमें फूड क्या क्या रखने हैं और हमारी जो सर्विस है वो किस तरीके की रहेगी। ठीक है। मीन्स अभी मैं क्लिनिक से ही तो मैं समझा रही थी, उसी के थ्रू समझाऊंगी कि जैसे मेरा ये जो क्लिनिक है, इस क्लिनिक पे मेरी कहाँ पे क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, कैबिन कहाँ रहने वाला है, पेशेंट रूम कहाँ रहने वाला है, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी। सेम अगर हम इसे फूड से कंपैरिजन करें, तो फूड में क्या क्या आ जाएगा कि मैं कौन कौन से फूड रखना चाह रही हूँ। रेस्टोरेंट है मेरे पास में, तो मैं एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट, जैसे कि सिर्फ मैं फास्ट फूड का रेस्टोरेंट रखने वाली हूँ या फिर इटालियन फूड का रेस्टोरेंट रखने वाली हूँ या साउथ इंडियन फूड का, तो ये मेरे ऊपर चॉइस डिपेंड है। ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाता है आइडेंटिफाइंग, यानी कि एक तरीके से कि आपको एक यूनिकनेस प्रोवाइड करे, आपको हर चीज से एक अलग बनाए। वो आपका आइडेंटिफाइंग आता है कि अगर लोग आपके पास आए तो क्यों आए, किसी एक चीज के बेसिस पे तो आपको पहचानेंगे ना। वो आपका आइडेंटिफाइंग हो जाता है, यानी कि ग्राहकों की पहचान करना। ठीक है। ग्राहकों की पहचान कैसे होगी, कि जैसे सपोज करो कि आपके रेस्टोरेंट में या फिर मेरे क्लिनिक में लोग आ रहे हैं, तो वो किस तरीके के लोग आ रहे हैं, तो मैं उसी तरीके की फिर क्या है अपना जो फूड सर्विस है वो उनको प्रोवाइड करूंगी। कि जहां मैं रह रही हूँ वहां पे अब मुझे पता है कि टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा आते हैं। अब टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, तो टूरिस्ट लोगों को क्या है कि लोकल चीजें काफी ज्यादा पसंद आती हैं, जो एक स्पेशलिटी होती हैं। तो मैं क्या है फूड में क्या रखूंगी, कि जो मथुरा की जो प्रसिद्ध चीजें होंगी ना, मैं वो सारी चीजें फूड में डाल दूंगी, है ना। क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग ये लोकल चीजें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओके। फिर लास्ट आता है हमारा बजट, जहाँ पे हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमारा कितना पैसा खर्च होने वाला है और कितनी हमें सेविंग होने वाली है। वो हमारा बजट कहलाता है, यानी कि जो हमारे पास में मनी है उसमें से कितना खर्च होने वाला है और खर्च होने के बाद में कितना बचत होने वाली है, वो हमारा बजट कहलाता है। ठीक है। तो ये थे हम, अभी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग में हमने क्या है, प्लानिंग के भी कुछ अलग अलग अपने पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं जो कि हमने कवर किए। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, डिटरमाइनिंग द वर्क सेंटर। यानी कि जो हमारे पास में काम करने की जो जगह है ना, वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग मेन्यू प्लान करते हैं। मेन्यू प्लान करने के बाद में प्रोसमेंट। प्रोसमेंट के बाद में क्या है, हमने जो ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद में हम अपने ऑर्डर को रिसीव करते हैं,
रिसीव करने के बाद उसको स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करने के बाद काम करना शुरू करते हैं, फिर पैकेजिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर लास्ट में प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस रहता है। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं कि है क्या ये। देखो, मेन्यू प्लानिंग में क्या होती है ना, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी होती है जहाँ पे आपको ऑफिस रूम में काम करना होता है। ऑफिस रूम यानी कि आपके पास जो रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में क्या है कि हम किस किस फूड को रखने वाले हैं और उस फूड की क्या क्या रेसिपी रहने वाली है, वो हमने मेन्यू रखा। जैसे सपोज करो आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं और थीम है बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी में क्या अब आप मेन्यू रखोगे कि नहीं रखोगे? एडल्ट की पार्टी है भाई, है ना, तो आप मेन्यू रखोगे। तो एक स्टार्टर रखोगे, स्टार्टर में आपने सपोज करो ये लो, ओके। देखो, डिटरमाइनिंग वर्क में क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास सिर्फ अभी प्रोस्पेक्टर बन के तैयार हुआ था, है ना। अभी तक हमारे पास में जो भी चीजें थी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक रिटन फॉर्म में थी, एक पेपर पे थी। अब हमारे माइंड में जो आइडिया है, जो हमारे पास पेपर में जो आइडिया है, अब वो हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये प्रोसीजर हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो उस रेस्टोरेंट में हम अपना क्या क्या मेन्यू रखने वाले हैं वो मेन्यू प्लान करना होता है। वो मेन्यू प्लान करने के बाद में हमारा प्रोसेसमेंट क्या होता है कि हम जो भी खाना वहाँ पे बनाएंगे उसके लिए जो हमें सामान की ज़रूरत होगी वो हम कहाँ से लेंगे, उसको फिर रिसीव करना, रिसीव करने के बाद में हम उसको कहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद में उसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद उसकी पैकेजिंग किस तरीके से करेंगे, उसको फिर सप्लाई किस तरीके से करेंगे और प्रिपरेशन हम उसकी लास्ट में एक्चुअल में वो हमारा किस तरीके से काम करेगा। ये सारे स्टेप हमारे फॉलो होते हैं किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। अब इनके बारे में एक एक करके मैं बता दे रही हूँ कि ये चीजें है क्या। देखो, मेन्यू प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें तो मेन्यू प्लानिंग क्या है कि हमारे पास में मेन्यू है। अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो मैं वहाँ क्या क्या मेन्यू रखने वाली हूँ कि मुझे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है तो मैं वहाँ इडली रखूंगी, ठीक है। मैं वहाँ पर और क्या होती है भाई, डोसा रखूंगी, सांबर, बड़ा, है ना। ये सारी चीजें मेरे रेस्टोरेंट में मिलेंगी। अब ये जो इडली बनाने के लिए, सांबर बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी वो इंग्रेडिएंट मेरे रॉ अमाउंट में मुझे चाहिए होंगे, वो आपका कहलाता है प्रोसमेंट। ठीक है, प्रोसमेंट। अब ये मुझे इंग्रेडिएंट कहाँ से मिले, सपोज करो मैंने ये इंग्रेडिएंट मंगाए ऑनलाइन शॉपिंग करके, मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद में वो डिलीवरी वाला मुझे देने के लिए आएगा, वो स्टेप कहलाता है मेरा रिसीविंग। रिसीविंग करने के बाद में मेरे पास ये सारा सामान आ गया। अब एक ही दिन में तो मैं सारी चीजें नहीं बना लूंगी, मैंने बल्क में सामान मंगाया है। बल्क में सामान मंगाने के बाद में ये जितना मुझे मैंने सारा स्टोर रूम में रख दिया,
स्टोर रूम में रखने के बाद में जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैंने निकाला, बनाया, ठीक है, वो मेरा स्टोरेज कहलाता है। प्रिपरेशन में क्या हो जाता है, प्रिपरेशन में क्या हो जाता है, जहाँ पे हम अपने जो रॉ मटेरियल है ना उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। सब सपोज करो मुझे इडली बनानी है तो मुझे उसके लिए राइस चाहिए और मुझे क्या है, दाल चाहिए। तो इनको क्या है, सबसे पहले मैं इनको सोक करके रखूंगी। सोक करने के बाद में मैं इनको क्या है, ग्राइंड करूंगी मिक्सी में। ग्राइंड करने के बाद में पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद क्या है, मैं इसमें फर्मेंटेशन के लिए इसको करने के लिए रख दूंगी, मतलब प्रक्रिया स्टार्ट कर दूंगी, प्रिपरेशन। फिर क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि जहाँ पे मेरा काम होगा, किचन, ठीक है, वो प्रोडक्शन कहलाता है। होल्डिंग क्या है, होल्डिंग और पैकेजिंग क्या है, मैंने वो फूड बनाया। फूड बनाने के बाद में मैं उसकी पैकिंग कर दूंगी। अगर सपोज करो किसी को मेरे रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, वो घर ले जाना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या, अपने फूड की पैकेजिंग कर देंगे। पैकेजिंग करने के बाद में हमारा फूड पैक हो गया, उसके बाद में हम सर्व कर देंगे जो भी हमारा कस्टमर है उसको। समझे? तो ये पूरा हमारा स्टेप चलता रहता है कि यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमारे रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करने के लिए आया है तो वह फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं वो सारी चीजें आपकी डिटरमाइनिंग द वर्क सेंटर की कैटेगरी के अंदर आती है। ओके, यहाँ पे समझे स्टेप, देखो मैं स्टेप नंबर डाल दे रही हूँ। ये स्टेप यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे ये आने के बाद में ये स्टेप आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर लास्ट ये आया। यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले हमने मेन्यू बनाया। मेन्यू बनाने के बाद में हमने मेन्यू के लिए हमें जो भी सामान चाहिए, जो रेसिपी हम लोग बना रहे हैं, जो रेसिपी बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो सामान हमने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद हमने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हमने स्टोर करके रखा उसको। स्टोर करने के बाद में हमने बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कहाँ पे बना रहे हैं, किचन में। किचन में बनाने के बाद में हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद में एट लास्ट हम लोग सर्व करते हैं। समझे ये सारे स्टेप? अब बताओ, कोई डाउट है, कोई क्योरी है तो वो मुझे बताओ। अभी तक ये जो जितना पढ़ा है उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो मुझसे पूछ लो। ओके, चलो अच्छी बात है, समझ आ गया तो। और किस किस को समझ नहीं आया भाई? और किस किस को समझ नहीं आया? मुझे लग रहा है पता नहीं सब लोग, यार तुम लोग कहाँ गायब हो जाते हो। मैंने तो अभी तक जो बच्चे देखे ना, क्या दिखा दूं फिर से? ओके, ये लो।
ये स्टेप्स रहते हैं सारे। हाँ, सब मुझे परेशान करते रहते हो बस। सुबह-सुबह कोई मिलता नहीं है, तो मैम को परेशान कर लो, है ना? फिर अगर मैं परेशान करने पे आई ना, बहुत परेशान हो जाओगे बेटा। मैम से गेम भारी पड़ जाएगा तुम लोगों को बहुत। चलो कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। समझ सकती हूँ, वो थोड़ा टाइपिंग वगैरह में हो जाता है। यहाँ पे ना एक माइक का ऑप्शन होना चाहिए था कि बस टाइप करने की जरूरत ही ना पड़े, आप लोग बोल दो डायरेक्टली, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब कुछ अच्छी चल रही है, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ, पता है। चलो यार, बस मुझे आपका प्यार बस ऐसे ही मिलता रहे। बस मेरे लिए भी आप प्रे करते रहा करो, क्योंकि मुझे आप सब लोगों की जो प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सच में। क्योंकि आपका ये प्यार ही है ना। आप पता है, देखो आज मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देख के ना, आज सब लोग हो मेरी क्लास में यार। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप सब मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। सीरियसली। यही स्टैंड यार थोड़ी यूट्यूब पे भी दिखा दिया करो। यूट्यूब पे क्या हो जाता है आपको? वहां गायब हो जाते हो। यहाँ तो खूब आपकी गप्पे लड़ाते हो, वहां क्या हो जाता है? मुझे तो बस मौका मिले ना, तो मैं तो बस लोगों को यार हंसाती रहूं। मैं तो ये कोशिश करती रहती हूँ। बट मुझे आपका। क्यों? वहां तो नाम रहते हैं, सबके नाम रहते हैं। होल्डिंग में, होल्डिंग और पैकेजिंग में ये होता है कि जो आपने अपना फूड प्रिपेयर किया ना, उसको आप पैक कर देते हो ना। पैक करना यानी कि जो कस्टमर ऑब्वियसली होता है ना, कि आप क्या करते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने आधा खाना खाया और आधा आपका खाने का मन नहीं हो, तो आप क्या कह देते हो वेटर को कि कैन यू प्लीज पैक माई फूड। तो होल्डिंग और पैकेजिंग का मतलब यही है, होल्ड करना यानी कि आप उसको अपने साथ ले जाओगे, पैकेजिंग यानी कि पैक कर देना आपका फूड। सिंपल ये मतलब होता है। ठीक है। डिफरेंट नहीं है कुछ भी। आपका फूड पैक होने के बाद में आपके पास में फूड पैक होके आ जाता है और वो आपको सर्व कर दिया जाता है। अरे तो आपस में सब लोग दोस्ती करो, चलो पहले सब लोग दोस्ती करो आपस में। आपकी क्लास है यार, आप लोग आपस में स्टूडेंट्स हो, फ्रेंड्स हो आप आपस में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखो, जितने भी आप यहाँ स्टूडेंट्स हो ना, आपस में डिस्कशन किया करो। मुझसे मत पूछा करो, मतलब मुझसे पूछ लिया करो यार। लेकिन आपस में जितना डिस्कशन करोगे ना, उतना आपका थोड़ा स्मार्ट बनो यार। क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक दूसरे से आप थोड़ा डिस्कशन करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके जल्दी क्लियर होंगे भाई। हाँ, यहाँ तो वो मैं सारे कराऊंगी। डेफिनेटली आई विल क्लियर यू ऑल। एक काम कर लेना, वो टॉपिक लिख लेना कहीं कॉपी पे, है ना? और जैसे जैसे टॉपिक होते जाए ना, वो टिक भी करते जाना। अगर उसमें से फिर भी कोई टॉपिक रह जाए, तो वो मुझे बता देना, क्योंकि हो सकता है कई बार मैं भी भूल जाती हूँ। बट आपका ये जो कोर्स कंप्लीट होगा ना, तब तक आप देखोगे मैं सारे टॉपिक्स आपके करा दूंगी। हाँ ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, एक एक करके ही मैं क्लियर कराऊंगी। ओके जी। मुझे सारी चीजें पता है भाई, मैं यहाँ पे आपकी स्टडी करा रही हूँ, प्लान वे में करा रही हूँ। मुझे पता है कि कब कहाँ क्या स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, एमसीक्यू भी होंगे।
यहाँ पे जो चीज़ कही गई है ना वो हर चीज़ आपको मिलेगी, सारे नोट्स भी मिलेंगे आपको। एक बात बताओ राखी जी, मैंने पहले एमसीक्यू नहीं कराए थे कि आप यार मुझ पे सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हो? हाय ओ रब्बा मेरे कैसे बच्चे हैं, मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं एमसीक्यू नहीं कराती हूँ भाई, क्यों? आपने तो मुझे बदनाम कर दिया। चलो ऐसे ही मस्त रहो, खुश रहो। मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे। और आपको पीडीएफ मिल रहे हैं ना, मैं क्लास के बाद ही तुरंत अपलोड कर देती हूँ मैं। पीडीएफ मिल रहे हैं ना टाइम टू टाइम आपको। तो भाई जो यहाँ नया जुड़ा है वो कृपया करके, जिसने कोर्स परचेज नहीं किया है वो जाके कोर्स परचेज कर लेना, जिसके लिए आप कूपन कोड माथुर 10 को यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो अपने फ्रेंड्स भाई बंधु जो भी हैं उनके लिए आप शेयर कर देना इसको, है ना। और कल मिलते हैं अगेन 10 बजे, आपकी क्लास रहने वाली है ऐप पे। ओके। ओके बाय बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। चलो बाय। अरे यार तुम्हारे लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना तो हुआ है, वहां बात कर लिया करो, जो भी डिस्कशन हुआ करे। ओके बाय बाय एवरीवन। यस, बिग हग टू यू ऑल।